वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आपने देखा कि हम आज यूथ पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल पे बात कर रहे हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें से हमने किस तरह निकलना है, इन मसाइल से हमने किस तरह नबुर्द आज़मा होना है, इस पे मेरे पैनलिस्ट अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बीमारी है जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, उस दीमक का हमने खात्मा कैसे करना है, मुमकिन कैसे है। जी तालीम पे बात हो रही थी। मैं बल्कि छोटे से अल्फाज में बताऊंगा जी कि इस मुल्क का हल जो है वो यूथ के पास है और यूथ के लिए हमें तालीम, निज़ाम तालीम और काउंसलिंग यूथ के लिए मैं ये समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए पाकिस्तान में कम से कम 4 तालीम निज़ाम जो है तालीम के हैं। इसमें देख लीजिए प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, मदरसा देख लीजिए, मसाजिद में पढ़ाया जा रहा है और बेकन स्कूल वगैरह प्राइवेट स्कूल। अब 4 बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में अगर 12-12 साल लगा के जब बाहर आते हैं तो उनका ज़हनी मयार जो है तालीम डिफरेंट होता है, ठीक है, उनका वे ऑफ थिंकिंग और हो जाता है। इसके अलावा हमें उनकी काउंसलिंग, यूरोप में आप चले जाएं दूसरे ममालिक में बच्चा जब 7th या 8th क्लास में हो तो उसकी काउंसलिंग की जाती है। टीचर्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स में बेहतर है, किसी और तालीम में बेहतर है। यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, यानी भेड़ चाल नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल भेड़ चाल नहीं है। हमने तालीम और नसाब जो हमारा एक होना चाहिए, जो नहीं है पूरे पाकिस्तान का, मुख्तलिफ स्कूलों के नसाब और है तालीम के। इसलिए मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और यूथ ने, तो उनकी इक्वल सोच होनी चाहिए। वो उसी वक्त होगी, मुमकिन होगी जब निज़ाम तालीम एक होगा पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, और जो हम सीनियर लोग हैं, हमारा काम है कि उनकी वक्त के साथ काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए, तजर्बात से जो हमने किए हैं, जो हमने उससे सीखा है, उनको बताया जाए। इसके अलावा जैसे आपने डेंगू पे पंजाब हुकूमत, आप पिछले साल सीज़न में देख लीजिए कि डेंगू जो था काफ़ी उसमें हलाकतें हो चुकी थी। इस वक्त तक अवेयरनेस नहीं थी लोगों पे। हमने पंजाब हुकूमत ने कोशिश की और दुनिया के 120 ममालिक में इससे पहले डेंगू जो मूजी मर्ज था और उन्होंने कई साल लगाए इस पर काबू पाने के लिए, जबकि पंजाब गवर्नमेंट में और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शब रोज़ मेहनत की। और ये तो पूरी दुनिया के वो ममालिक जो श्रीलंका से यहाँ आए, श्रीलंकन आए, उन्होंने भी कहा। हमने विदिन 6 मंथ इस पर काबू पाया और अल्लाह के घर में उम्मीद रखते हैं कि इस साल हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। चले अल्लाह करे जी। और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप यूथ से ये साथ काम ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब आप इशारा। मैं ये कहना चाह रहा था 2 चीजें। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एजुकेशन में जब बात की थी तो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि आप अपने साथ वाले मुल्क में देख लें, इंडिया में एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उसका फायदा क्या है व्हेन इट कम्स के जब ये आगे चल के इसका क्या फायदा होता है? अब एक बच्चा यहाँ पे HSN से पढ़ के आया, एक बच्चा कहीं और से पढ़ के आया, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, जब नौकरी लेने का वक्त होता है तो ऑब्वियसली जो बच्चा यहाँ से पढ़ के आया है वो जब इंटरव्यू के लिए बैठेगा, बाकी जो उसकी बात कोई और होगी। जो गवर्नमेंट स्कूल से आया उसका स्टैंडर्ड कोई और है। तो वो अपॉर्चुनिटी मेजॉरिटी के पास है ही नहीं जो कि होनी चाहिए। कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो आकाश होता है जब बच्चा जा रहा होता है कहीं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बैठना, उसका उठना, उस इंस्टीट्यूशन की जो तरबियत का आप कह रहे हैं जिसको, उसकी देन होता है। जब वो बराबर हो जाएंगे ना सारे, तो फिर हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी जी कि अगर ये जॉब जो है, जो आपकी इस वक्त जॉब है, उसके लिए अगर 10 लोग अप्लाई करें तो वो 10 लोग एक ही स्टैंडर्ड से आए। ठीक है, उसमें ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि यूथ के साथ किया क्या जाए, यूथ के साथ सिर्फ इनको बिजी करते हैं। इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। जब कुछ करने के लिए नहीं है तो उन्होंने वही करना है जो आजकल कर रहे हैं। उन्होंने टीवी देखना है, उन्होंने ये बनना है, बम लगाने हैं, चले जाना है, उन्होंने वक्त जाया करने में और तबाही की तरफ जाने किसी के हाथों में खेलना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सो इसलिए यूथ को बिजी किस तरह करेंगे? अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करें, इनको बिजी करें। कोई भी नहीं कह रहा कि आप 100% लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो यार आधों को तो दे दें। जब आधों को देंगे तो उनकी आदत देख के उनको कम से कम हौसला होगा कि उनको आपने कोई फ्यूचर दिखाना है, कोई होप देनी है। इस वक्त आपके यूथ के पास कोई होप नहीं। दे हैव नो होप राइट नाउ कि जी आगे हमारा क्या बनना है। सो द की इज टू मेक देम बिजी एंड दे हैव टू लुक एट समथिंग कि जी क्या फ्यूचर, क्या है मेरा आगे, मुझे क्या नजर आ रहा है। डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब,
ये इशारा जो है आप खूब समझ रहे होंगे, जो फ्यूचर है हमारी, जो यंग जनरेशन है हमारी, जो यूथ है, उसको ये किस तरह बावर कराया जाए कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में सेफ है, पाकिस्तान के अलावा कहीं सेफ नहीं है। एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये ऑनरशिप की बात है, ये किस तरह मुमकिन होगा? ये इसके ऊपर तो यूथ पहले ही कॉन्फिडेंट, क्योंकि जमात इस्लामी का जो मैं समझता हूँ एक बड़ा स्टांस है यूथ के हवाले से, और मेरा ख्याल है तंजीम साजी जिस तरह से आपकी होती है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि जी आपसे अडॉप्ट किया है लोगों ने यूथ के हवाले से कुछ चीजें, और आप ज्यादा बेहतर बता सकते। इसमें एक बात तो मुझे इस पर बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इन भाई ने भी और डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया है कि जो एजुकेशन है वो एक ही तरह की होनी चाहिए। जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, कोर्स एक हो, यानी पूरी कौम यकरंगी बन जाए और एक ख़ास मिशन के साथ चले। तो इसमें मैं अपने भाई से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये तो गवर्नेंस के अंदर हैं और हुकूमत के अंदर बैठे हैं, इसके ऊपर अपनी पार्टी के अंदर इसके ऊपर डिबेट करवाएं। और ये बहुत अच्छी बात है अगर ये मुमकिन हो सके, जो आप फील करते हैं ये पंजाब के अंदर चलें, इससे इसका आगाज़ हो जाए कि हम एक ही तरीका तालीम हम बना लें। अभी ठीक है ये शायद मुमकिन ना हो, वक्त लगे उसको, ज़ाहिर है वक्त लगे, लेकिन ये कि ये आप इस इब्तिदा तो होनी चाहिए, इब्तिदा करें कि एक कोर्स एक करवा दें आप, इससे भी बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। बेशक वो बावल नगर की कस्बे डोंगे बोंगे से बच्चा जो आता है तालीम लेके, जब आप मीडियम ऑफ एजुकेशन कौमी ज़बान करेंगे और उसके साथ आप एक कोर्स करेंगे ना जी, वो देहात का बच्चा भी एचईसन के बच्चे से कम्पीट कर, दुरुस्त बात। ये इसको आप जो है वो करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब अपॉर्चुनिटी नहीं, बिल्कुल। इसमें ये दूसरी बात आप मैं अर्ज करूँगा, आप यूथ के हवाले से कह रहे थे, इसमें एक आप एजुकेशन ठीक कर दें, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज दें। जब आदमी आता है अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, यूथ जो है वो तालीम हासिल करके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आती है, तो उसे नौकरी चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए। दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो 100% नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। अब इस वक्त तो आप देखें इस मुल्क के अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है कि 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, जो ऑलरेडी जो कुछ लगा था वो भी रिवर्स हो गया सारा। तो बात यह है कि ये बहुत कुछ रेस्ट करता है आपकी क़यादत के ऊपर जो हुकूमत के ऐवान के अंदर बैठी हुई है जी। इसलिए आज की यूथ को मैं ये पैगाम दूंगा खुदा के लिए, अब उसको गवर्न करने के लिए आप ना मुंतखब करें जिन्होंने आपको अंधेरों में धकेला है, चेंज लेकर आए। नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ अब अवेयरनेस आनी चाहिए, जिसका जितना कसूर है उसको वोट की सूरत में उतनी सजा भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन लोगों ने इस मुल्क को, कौम को अंधेरे में धकेल दिया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी सोच हर पार्टी में होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी की सोच है कि हमने एजुकेशन का लेवल और एक करना है ताकि पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तमाम बच्चों को, तमाम यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इसके अलावा अब नौकरियाँ देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में शायद वो पोजीशन नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में पूरी दुनिया में दी जाती है मोस्टली। लेकिन आज का जो इकोनॉमिकली हाल है पाकिस्तान को, आपको पता है जो मामला हैं, पंजाब ने इंतहा की कोशिश की और हमने कोशिश भी की और कुछ डिलीवर भी किया इस पर। जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो वफाक के पास होते हैं नौकरी के लिए, वो तो हमारे पास है नहीं। लेकिन इसके बाद हमने यूथ को एंगेज किया। असल बात जैसे डॉक्टर साहब ने, राज साहब ने कहा कि एंगेज करना यूथ को, कि यूथ अपने इंपॉर्टेंस को समझे और पॉजिटिव माइंड के साथ। और यही वजह थी कि चले दानिश स्कूल को आप छोड़ें, जो पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, चूँकि पीटीआई तो खुद एक स्पोर्ट्समैन की पूरी पार्टी है, तो स्पोर्ट्समैन इसलिए हम लोगों को ले के आए ग्राउंड पे कि उनकी हेल्थी एक्टिविटीज़ वो करें। जब वो जहनी तौर पे फ्रेश होंगे, वो पॉजिटिव सोचेंगे और उस मुल्क में बेहतर डिलीवर कर सकेंगे। और यही एक वजह थी कि हमें स्पोर्ट्स वो आपने किया। अच्छा, मैं एक मुश्तरका सवाल फिर करता चलूँ कि डॉक्टर साहब आपसे मैं इस जवाब जो है पहले लूँगा, फिर दोनों साहिबान देंगे। आप बताएं कि हमें जो जब पाकिस्तान बना, कायदे आज़म ने एक इज्तिमाई सोच हमें दी, एक कौम बन के जो था ये मुल्क हासिल किया, ठीक है। अब सियासी पार्टियों का कुछ हिस्सा नहीं है हमारी नौजवान क़यादत को मुंतशिर करने में। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, तो हम दो तरह की सियासत देखते थे, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट।
अब मैं आप तीनों के बारे में एक ख्याल रखता हूं कि आप राइटिस्ट हैं, ठीक है। अब आप अपने बारे में क्या कहते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप तीनों ने ही तकसीम किया हुआ है अपने नौजवानों को। जो आपकी यूथ है वो अलग से सोच रही है, जमात इस्लामी का नजरिया जो वो अलग से है, मुस्लिम लीग नून का जो है नजरिया वो मुझे अलग से नजर आ रहा है। ये आप खुद ही नौजवानों को डिवाइड नहीं कर रहे, मुझे तकसीम नजर आ रही है राइटिस्ट में भी। ऐसी बात नहीं है। गुजारिश ये है कि जितने भी आप कंट्रीज देखते हैं जहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले होते हैं, डेमोक्रेसी होती है, तो वहाँ पार्टीज होती हैं जी, और एक से ज़ायद पार्टियाँ होती हैं। चंद ही मुल्क हैं जिसमें कोई सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा एक वजाहत भी कर दूं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है, मुझे तो कुर्बतें नजर आती हैं क्योंकि नून और जमात ने इकट्ठे हमेशा इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है। खान साहब ने एक तकरीर की थी, उन्होंने इसकी नफी की थी कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की सियासत का दौर गया। मैं इस वजह से ये बात कर, मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि ये जो खान साहब ने बात की वो तीसरी किस्म की सियासत कौन सी है, उसमें राइट और रॉन्ग की सियासत। मैं ये बात कर रहा हूँ जो खान साहब ने बात की है ना, उसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। उसकी वजह ये है कि ये राइट और लेफ्ट का जो आया ना कॉन्सेप्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट आया है, ये उस दौर में आया है कि लेफ्टिस्ट से मुराद वो लोग लिए जाते थे जो सोशलिज्म की बात, बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये नजरिया जो है वो लेनिन का था, और वो जो रशिया में जनरेट हुआ सारा मामला हुआ। तो उस जमाने में ये एक राइटिस्ट जो है वो आई बात, और हमारे तालीमी इदारों के अंदर 2 नारे होते थे, एशिया सब्ज है और एशिया सुर्ख है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उस दौर में था, और ये नौजवानों को बताने, मैं इसीलिए ये सवाल उठाया, हमारे आज के नौजवान को इसकी खबर होनी चाहिए। तो ये रहा है। लेकिन अब जाहिर है कि जो सोशलिज्म का नजरिया था वो तो मास्को ही के अंदर अपनी मौत आप मर गया। और जो हमारी पिछली सदी के अजीम आप कहें आलम दीन भी कह लें, फ़िलासफ़र भी कह लें, और आप जो कुछ भी कह लें, उन्होंने 50s में ये पेशीन गोई गई थी कि वक्त आएगा कि ये जो सोशलिज्म है ये मास्को के अंदर अपने पनाह ढूंढ रहा होगा और उसे पनाह नहीं मिलेगी। वो हो गया और वो ख़त्म हो गया मामला। और आज वो जो उनकी पेशीन गोई का दूसरा हिस्सा था कि वो वक्त भी आएगा जब ये सरमायादाराना जो डेमोक्रेसी है ये वाशिंगटन के अंदर लर्जा बरंदाम होगी, और ये मादा प्रस्ताना इल्हाद जो है ये खुद पेरिस के अंदर अपनी मौत आज मरेगा। अभी 4 महीने पहले कोई 90 सिटीज में डेवलप्ड कंट्रीज की मजदूर बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि हम इस निज़ाम को हम रद्द करते हैं। और अब भी तहरीक चल रही है कि वॉल स्ट्रीट के ऊपर कब्जा करो, जो अमेरिका की एक इकोनॉमिक एक है वो एहसास जो है तो उसमें ये इस हवाले से वो चीज़ जो है वो उसमें काफ़ी नीचे आ गई। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, लोगों को इस बारे में मालूम होना चाहिए। इस वक्त जो मैं ये बात करना चाहता हूँ और ये परेशानियाँ इस हवाले से हैं, और प्रोग्राम के तवस्सुत से यूथ को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पार्टियाँ रहेंगी, यही इसी में हुस्न है। ये इख्तिलाफ राय के नतीजे के अंदर जन्म लेती हैं पार्टीज़, और कमोवेश जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें 1-2 की आप इस्तिस्ना कर सकते हैं, सारी की सारी मुहब्बे वतन पार्टियाँ हैं और वो चाहती हैं ये मुल्क जो है कायम रहे, इसमें तरक्की हो। लेकिन यह है कि तरीक़ेकार में थोड़ा बहुत इस हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन जो इस मुल्क को ये परेशानियाँ इस वक्त लाक है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि बेईमान क़यादत जो है वो एक्सेस कर जाती है इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर, और उसका ये नतीजा ये कौम भुगत रही है। ज़ाहिर है सब लोग एक ही पार्टी के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा आज की यूथ की खिदमत के अंदर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब ये जो अभी फोर्थ कमिंग इलेक्शन हैं इसके अंदर आप ये एक चीज़ तय कर लें खुद भी, और इसको आगे प्रोपोगेट करें कि किसी डिसऑनेस्ट को, किसी करप्ट को हमने वोट नहीं करना। जी बिल्कुल जी मुराद साहब। सर 2 चीज़ें, नंबर 1 जो आपने कहा कि राइट और लेफ्ट की सियासत जो है जिस पे सारे कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारा मुल्क इस वक्त उस जगह पहुंच चुका है, ये राइट और लेफ्ट की खत्म करके हमें राइट और रॉन्ग की सियासत देखनी पड़ेगी कि कौन इस मुल्क के लिए ठीक है और कौन इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे यूथ को जो मेरा मैसेज आज का वो ये होना चाहिए कि पार्टियों को पीछे रख के, मैंने आज तक कभी पाकिस्तान को पार्टी से हमेशा आगे रखा है, कभी पीछे नहीं रखा। पार्टी बाद में, पहले पाकिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त बात। क्योंकि हम लोग जब तक इस दफा इस इलेक्शन में अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे ना,
तो पार्टियां भी नहीं रहेंगी और कुछ भी नहीं रहेगा। मुशर्रफ वाला तो नहीं है सबसे पहले सर देखिए कि अगर आप अपने मुल्क के साथ अगर नहीं आप हो सकते ना सिंसियर, तो फिर आप बाकी पार्टी के साथ सिंसियर भी नहीं होंगे, किसी और चीज के साथ भी सिंसियर नहीं होंगे। सिंसियरिटी आपकी अपने पाकिस्तान के साथ है, आपकी आइडेंटिटी अपने मुल्क के साथ है, आपकी हर चीज अपने मुल्क के साथ है। सो अपने मुल्क के लिए जब वोट करें इस साल, तो सिर्फ जब इस आइंदा इलेक्शन के अंदर सिर्फ अपने मुल्क का सोचें और किसी चीज का ना सोचें, अपना सोचें और अपने मुल्क का सोचें कि आपके घर में क्या हालात हो गए हैं। अपने घर के हालात देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने किसके लिए वोट करना और कौन आपको इन हालात तक लेकर आए। देखे ना आज जो हालात हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई अपना समझ नहीं सकता, इससे ज्यादा अवेयरनेस हो नहीं सकती। खुद पे बीत रही है और जिन पे बीत रही है उनको खुद सोचना है कि उन्होंने इस गर्दाब से कैसे निकलना है। जी वसीम साहब। बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है, 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सारे प्रोग्राम सारे चैनल्स पे होते हैं और लोगों को पता है कि आप राइट कौन है, रॉन्ग पे कौन। और मीडिया की अवेयरनेस के साथ साथ लोगों पे बीत रही है, ठीक है जी। अपने घर में देखे जाए, अब हर आदमी अपने घर में देख रहा है, यानी कि घंटा बाद लाइट जा रही है, घंटे बाद लाइट आ रही है, ठीक है। हर आदमी सोचने पे मजबूर है और मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि यूथ निकले बाहर। यूथ को पता है कि किसने इस मुल्क के साथ क्या किया और कौन क्या करेगा। और मैं समझता हूं क्रेडिबिलिटी देखे लीडरान की, जो डिलीवर कर रहे हैं, जो डिलीवर नहीं कर रहे। इसलिए अब ये यूथ ने इस दफ़ा डिसीजन करना है कि इस मुल्क का इक़्तिदार किसके पास जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पाकिस्तान की यूथ जो भी फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा फैसला होगा और पाकिस्तान के हक में फैसला होगा। जी यकीनन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बात मदरसों के हवाले से आती है, ये इसकी क्लैरिफिकेशन भी होनी चाहिए कि ये जो हमारी यूथ है, मदरसा जो है, जिस तरह अमेरिका से आवाज़ आती है, यूरोप से आवाज़ आती है कि जी शायद खुदा न खास्ता फसाद की जो जड़ हैं वो मदरसे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी क्लियर होना चाहिए यूथ पे कि दरअसल मदरसों की एजुकेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, और क्या वाकई जो यूरोप या अपना जो अमेरिका है ये जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। ये बात तो इस हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें समझनी चाहिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे दीनी मदारस हैं वो कहीं भी दहशतगर्दी की तालीम नहीं होती उसके अंदर। और दीन इस्लाम तो है ही, सलामती का नाम है ना जी, इस्लाम का मतलब ही सलामती है। और इसमें कहीं इस तरह की टेररिज्म यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये जो वार ऑन टेरर है ना जी, ये इसकी पूरी केमिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। ये जो इराक़ के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इराक़ के ऊपर हमला किया है तो उसमें उसने जो दलील दी कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है हमारी एजेंसीज के ज़रिए कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं और वो उनको बना रहा है, कीमियाई हथियार, और इससे पूरे आलम को एक ख़तरा जो लाहक हो जाएगा। और उसके बाद उसने चढ़ाई कर दी। 40 लाख मुसलमानों को तहत करने के बाद अपने दूसरे टर्न्योर में एज प्रेसिडेंट उसने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एडमिट किया कि हमसे गलती हुई और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई थी वो गलत साबित हुई। और इराक़ के अंदर ना बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद थे, ना वो बना रहे थे। अब ये देखें कि क्या ये इतनी इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी की मिसाल हो सकती है कि 40 लाख लोगों को आपने तय कर दिया और अपनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर और बड़े भोलपन से कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, और 40 लाख जो बंदा शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, तय कर दिया, पूरा इराक़ बर्बाद कर दिया, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? और वहाँ से जो तेल ड्रेन करके ले गए मुफ्तो मुफ्त और जो डकैती मारी, ये हमें सबक देना चाहते हैं कि जी मुसलमान टेररिस्ट हैं। ये खुद सबसे बड़े टेररिस्ट हैं और ये अमेरिका ही की ऐसी पॉलिसियों के नतीजे के अंदर एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, ये ड्रोन अटैक्स होते हैं, खुद अमेरिका के अंदर अब ये बातें हो रही हैं, क्या जस्टिफिकेशन है ड्रोन? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक घर के अंदर आप कहते हैं ये हमारा सस्पेक्ट है, तो वो जो सस्पेक्ट आपका होगा उनके हवाले से होगा, मेरे नज़दीक नहीं है। वहाँ पे जब आप ड्रोन अटैक करते हैं उसमें वो एक बंदा अगर वो मौजूद है, चलें वो भी हलाक हो गया, बाकी उसके साथ जो 19 लोग को, बच्चे को, बूढ़े को, बहने को, माएँ को,
बुजुर्ग जो हैं वो चीथड़ों में तब्दील हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? बिल्कुल। मैं चूंकि प्रोग्राम चूंकि इख्तिताम की तरफ है तो मैं 10-10 सेकंड का एक मैसेज लेता हूं प्रोग्राम में अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। जी, आपसे शुरू करता हूं। बिल्कुल, ये यूथ के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने अपना एक प्रोग्राम दिया है कि हमने सिर्फ नौजवानों को इसलिए नहीं आमादा करना कि वो एक्टिव हों पाकिस्तान की सियासत में, कि वोट मिले पार्टीज़ को, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि नौजवान की काउंसलिंग इस तरह से की जाए वो इस मुआशरे में अहम रोल अदा करे और वो एज ए पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी सोचे, इस पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए वोट का हिस्सा बने, और पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बने। जी डॉक्टर साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्क जो हैं वो अपनी क़ियादतों के ज़रिए से आगे चलते हैं और इस पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं। सिर्फ जो यहाँ अंधेरे हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी जो ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर क़यादत बैठती है वो करप्ट होती है। इसलिए ये अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो इस मुल्क के इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर दीनदार और ऑनेस्ट लोगों को हमें मुंतखब करना है। इस मैसेज को लेकर चलें, मुल्क के तूल अर्ज़ में, देहातों में, बस्तियों में इसको जगह जगह इसको जो है वो प्रोपोगेट करें। इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा और इंशाअल्लाह इस दुनिया में से अमेरिका की जो गुलामी है इसका उससे निजात मिल जाएगी। जी, मेरी जी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सारे पाकिस्तानियों से कि इस दफ़ा जो अगला इलेक्शन आ रहा है उसमें वोट ज़रूर करें। सिर्फ 25 से 30% हमारे मुल्क के अंदर वोट होता है। मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और देखें कि जिन लोगों ने उनको इन हालात में पहुँचाया है, आज जो उनके अपने घर के हालात हैं, जहाँ पे वो पहुँचे हैं, उनको वो आगे लेके जाना चाहते हैं या वो तब्दीली लेकर जी। मैं अपने तीनों मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ लाए और आपने मुझे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आपने बड़ी ही मैं समझता हूं अहम गुफ्तगू जो थी आपने सुनी। मेरे मेहमानान गिरामी ने यूथ के मसाइल और उनके हल के ऊपर जो है, और हम पाकिस्तान के लिए यूथ का जो किरदार है उस पर हमने गुफ्तगू की। एक जो मुझे अहम तरीन इसमें से बात नजर आई जो ड्रोन हमलों के हवाले से थी, डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने की, और उसमें उन्होंने इराक की जो मिसाल दी कि जी उन्होंने बगैर किसी सबूत पे 40 लाख मुसलमानों को शहीद किया और अपना जालिमाना रवैया जो है वो रवा रखते हुए हमारे साथ यानी मुसलमानों के साथ जुल्म किया, और बाद में खुद ही स्टेटमेंट दे दी कि जिस बिना पे हमने हमला किया था वो क्राइम इराक ने किया ही नहीं था। क्यों ऐसा हमारे मुसलमानों के साथ क्यों होता है? हम में यूनिटी क्यों नहीं है? लेकिन आज मैं अगयार को बता देना चाहता हूं, आज मैं ये जो सहयूनी ताकतें हैं उनको बता देना चाहता हूं, ये जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो इस वक्त यूथ है उनका जो किरदार है, ये जब यूथ कायदे आज़म के साथ मिलकर जब उसने पाकिस्तान बनाया था, तो मैं समझता हूं इस वक्त आज के यूथ में उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है और कम वक्त में वो पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन अगयार के लिए इतना कह देना चाहता हूं यूथ के हवाले से कि तूने देखी ही नहीं गर्मी रुखसारे हयात, तूने देखी ही नहीं गर्मी रुखसारे हयात, हमने इस आग में जलते हुए दिल देखे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।